आज का ये वीडियो मैं एक वाक़ये के साथ शुरू करूँगा, एक दुर्घटना के साथ शुरू करूँगा जो मेरे साथ घटित हुआ था। तो बात तब की है जबकि मैं एलएलबी के थर्ड ईयर में था, एकदम लास्ट ईयर में। हम लोग का लास्ट पेपर था जो कि ऑप्शनल होता है। तो हम लोग की एक परंपरा थी कि हम लोग हर लास्ट पेपर में रिफ़्रेशमेंट के लिए कहीं टहलने जाया करते थे या फिर मूवी वगैरह देखने जाया करते थे। तो उस दिन मूवी का प्लान था और मैं अच्छा खासा तैयार होके अपने पीजी से अपनी नई बाइक से एकदम फर्राटे भरते हुए जा रहा था। तो रास्ते में एक चौराहा पड़ा जो काफ़ी एक अर्बन क्वार्टर टाइप का चौराहा था और वहाँ पे ना अगल बगल में क्वार्टर्स बने हुए थे और वहाँ से कोई पता नहीं क्या सस्ती सी मुर्गी आके एकदम सामने मेरे पड़ गई और 150 रुपये की मुर्गी बचाने के चक्कर में मैंने अपने 1.5 लाख की बाइक का एकदम धुइया पीट दिया, सत्या पीट दिया। मुर्गी तो बच गई किसी तरह। मैं उठा, मैंने अपनी बाइक संभाली और आड़ी टेढ़ी बाइक लेकर मुझे जाना चाहिए था मूवी, लेकिन मुझे सर्विस सेंटर पहुंचना पड़ गया। और सर्विस सेंटर वाले ने इतना लंबा चौड़ा बिल बना दिया भाई उसको रिपेयर करने का कि सुनकर एकदम तिरकन कांप गए। फिर याद आया, अरे यार अपनी बाइक तो इंश्योर्ड है, अपने को तो कोई पैसा नहीं देना, मतलब नॉमिनल अमाउंट देना पड़ेगा, ये तो जस्ट कतस बन जाएगी। मैंने इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने जितना कुछ मेरी बाइक का नुकसान हुआ था, क्योंकि बाइक में केवल टायर छोड़ के बाकी सब कुछ आड़े टेढ़े हो गए थे, मतलब रिम से लेके डिस्क ब्रेक और वाइजर और टंकी हर एक चीज़ लगभग क्षतिग्रस्त हुई थी। तो उसको रिपेयर कर दिया गया, केवल मुझे नॉमिनल अमाउंट देना पड़ा। तो यहाँ पर मैं एक तरह से मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे से कि आप मुझे कुछ प्रीमियम पे करोगे और इसके बदले में अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसको क्षतिपूर्ति करने का, उसको नुकसान की भरपाई करने का जिम्मेदारी मेरी है। तो इस केस में मैं इंडेमनिटी होल्डर हुआ और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडेमनीफायर हुई और हमारे दोनों के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ये है क्या, इनके प्रोविज़न्स क्या हैं, हर एक चीज़ के बारे में लगभग चर्चा करने वाले हैं। एक ख़ास बात आपको बता दें कि अब तक की वीडियोस में अब तक के प्रोविज़न जब मैं आपको बताता था तो उसमें सेक्शंस बताना ज़रूरी हो जाता था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अब जो मैं बताने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी वगैरह, इनमें प्रोविज़न्स, इसमें सेक्शन नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखिए और उतना ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप अपनी बेरेक देख लीजिएगा और दोनों को मिला लीजिएगा आपको, और नोट्स बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। इंग्लिश का इंडेमनिटी शब्द जो है वो लैटिन के एक इंडेमनिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम लॉसेस, यानी कि किसी व्यक्ति के लॉस को गुड्स में चेंज कर देना। और यहाँ पर इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट का भी यही मतलब होता है। यहाँ पर सेक्शन 124 ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड। तो ये कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को उसके स्वयं के कंडक्ट से या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का वादा करती है, और इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपना स्वयं का एग्जांपल दिया ना, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे लॉस को, मेरे नुकसान की भरपाई करने का वादा किया था, तो वही हुआ, हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ। इसलिए आपको इलस्ट्रेशन पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब इसको जानने के पश्चात अगला जो प्रश्न आता है वो आता है इंडेमनिटी के एसेंशियल्स का, कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एसेंशियल्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला एसेंशियल ये है कि यहाँ पर देयर शुड बी टू पार्टीज।
इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए दो पार्टीज़ का कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है। वैसे ये बाय पार्टी है, इसलिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। और इन पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जो भी आहर्ताएँ हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, फ्री कंसेंट और प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, तभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। यानी कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना इनके बीच में ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा इंडेमनीफाई करने का, यानी कि किसी के नुकसान की भरपाई करने का। ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये इंडेमनीफाई करने का होना चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति के नुकसान को भरपाई, अगर उसको कोई नुकसान हुआ है तो उसको भरपाई करेंगे, उसको पूलिंग करेंगे, ये इंडेमनीफाई करने के लिए होना चाहिए। और इंडेमनीफाई करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पर लॉस मस्ट बी अकर, यानी कि असल में लायबिलिटी तब अराइज होती है जब कि, भाई गलत जा रहा है क्या, अबे नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, हाँ, लॉस मस्ट बी अकर, यानी कि लायबिलिटी अराइज होने के लिए आवश्यक ये है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को, जहाँ पर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज़ हैं, उनके बीच में भाई उसमें जो इंडेमनिटी होल्डर है उसको कोई ना कोई लॉस ज़रूर हुआ हो, और वो जो लॉस हुआ हो वो किसके द्वारा होना चाहिए, वो होना चाहिए बाय द कंडक्ट ऑफ किसके कंडक्ट के होगा, क्योंकि इंडेमनीफायर में साफ साफ बोल दिया है कि या तो वो खुद के प्रॉमिसर के कंडक्ट से होगा और या फिर किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट से होगा। इन दोनों के कंडक्ट से अगर कोई लॉस होता है तो यहाँ पर इंडेमनिटी का लायबिलिटी अराइज होगा। अब इसी में एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसको कहते हैं गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान मंत्री। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने ये क्लियर किया था, ये कहा था कि भैया इसके अंतर्गत जो भी नुकसान की भरपाई होगी वो मात्र दो ही लोगों के कंडक्ट से होगी। अगर दो लोगों के कंडक्ट से किसी तरह का नुकसान हुआ है तभी भरपाई हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। वो दो लोग कौन से होंगे, या फिर प्रॉमिसर होगा या फिर थर्ड पर्सन होंगे, इसके अलावा कोई भी जो फायर या मरीन पेरिल्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो कि इसी के अंतर्गत आती हैं, जो अदर देन ह्यूमन कंडक्ट हैं, उनके नुकसान की भरपाई इसके अंतर्गत नहीं होगी। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत बताई गई है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है, एक मिनट रुक जाइए, इसको साफ कर लें वरना अपने पास इतना ही जगह है। अब अगला पॉइंट आता है इस कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का, कि इसका नेचर क्या है, भाई प्रकृति क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट की। तो प्रकृति के बारे में जैसे कि आपको पता होगा, हमने पहले से बात किया हुआ है दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट का, जिनमें पहला कॉन्ट्रैक्ट है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये है अपना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा हमने बात किया है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एक मिनट, इंश्योरेंस के बारे में हमने दूसरा बात किया हुआ है। तो जो यहाँ पे ये तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंश्योरेंस है या फिर एक मतलब पूरी तरह से कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके बारे में भाई प्रोविज़न लॉ के अंतर्गत ये दिया गया है कि ना तो ये इंश्योरेंस है और ना ही ये पूरी तरह से कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो दोनों है। ठीक है, अभी आपको करके दिखाते हैं। ये थोड़ा सा इंश्योरेंस भी है और ये थोड़ा सा इंडेमनिटी भी है। जैसे यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला प्रोविज़न है, ये ग्रीन वाला हमारा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, और ये जो रेड वाला है ये है इंश्योरेंस का, और इन दोनों के बीच में ये जो ब्लू वाला आता है ये हमारा इंडेमनिटी का, जो कि कंटिंजेंट भी है और इंश्योरेंस भी है। इसमें दोनों के ही प्रोविज़न्स आते हैं। कंटिंजेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें नुकसान की भरपाई किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से होता है। इंश्योरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंश्योर्ड किया गया किसी व्यक्ति को एक प्रीमियम के बदले कि अगर आपका नुकसान होता है तो हम भरपाई करेंगे, इसलिए ये दोनों ही है। इसके अलावा
इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की एक खास बात यह है कि ये केवल ह्यूमन इंटरफेरेंस से हुए ही नुकसान की भरपाई करता है। अगर कोई ऐसा नुकसान हुआ है, ऐसा कोई घाटा हुआ है जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के अलावा हुआ है, किसी मैन मेड, डिवाइन या नेचुरल की वजह से हुआ है, तो उसको यहाँ पर इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखने वाली है, इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा। और हाँ, इसमें एक चीज़ और बताई गई थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। और ये चीज़ बताई गई थी एडम्सन वर्सेस जार्विस के केस में। तो एडम्सन वर्सेस जार्विस के केस में क्या हुआ था कि एक भैया थे, वो यहाँ पर एक भैया थे जो कि डिफेंडेंट हैं। वो गए प्लेंटिफ के पास और कुछ कैटल्स लेके गए, कुछ अपना कैटल्स होते हैं ना, जो जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे पालने वाले, उनको लेकर गए और प्लेंटिफ से बोले कि यार इनको नीलामी कर दो, इनको बेच दो। प्लेंटिफ ने उठा के उनको बेच दिया तुरंत। बाद में प्लेंटिफ को पता चला कि ये जो कैटल्स थे वो किसी अन्य व्यक्ति के थे जो कि आर है, उसके थे, और आर ने पी के ऊपर यानी प्लेंटिफ के ऊपर कर दिया केस। अब प्लेंटिफ को क्योंकि काफ़ी कुछ नुकसान हुआ, आर को भरपाई करना पड़ा, कॉस्ट वगैरह देना पड़ा, तो यहाँ पर नुकसान हुआ, तो उन्होंने प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर मुकदमा ठोक दिया इंडेमनिटी का कि यार आपकी वजह से मेरा कुछ नुकसान हुआ है और इसलिए आपको यहाँ पर क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। तो कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब हुआ लिखित वे में या बोल कर मतलब किया जा सकता है, और इम्प्लाइड का मतलब बाय द कंडक्ट, क्योंकि यहाँ पर डिफेंडेंट के कहने पर प्लेंटिफ ने कंडक्ट किया, कोई कार्य किया था और इसलिए उनको नुकसान हो गया। तो यहाँ पर इनके बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है। इसलिए भाई डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। यही मामला पूरा कहा गया था। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है, वो होती है राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर की, जिसके बारे में बताया गया सेक्शन 125 में। अब सेक्शन 125 इसको आप डाउट क्लियरिंग सेशन DCS के नाम से जान सकते हैं। अब इसको समझते ऐसे हैं, जैसे मेरा मुर्गी वाला एग्जांपल है ना, मैं जाके बाइक लेके अपने मुर्गी से भिड़ गया था, मान लो मुर्गी मर गई। अब मुर्गी वहाँ पर मर गई तो उसके बदले में वो जो मुझे डैमेजेस देने पड़े, जो भी मुझे नुकसान हुआ, जो मुझे डैमेज वहाँ पर देना पड़ा, जो नुकसान की भरपाई करनी पड़ी, वो भी मैं क्योंकि इंडेमनिटी होल्डर हूँ तो मैं इंडेमनीफायर से, जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, मैं उससे क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुकदमा होता है और मुझे डैमेजेस देने पड़ गए तो वो मैं इंडेमनीफायर से, उस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता हूँ। ये मेरा इंडेमनिटी होल्डर होते हुए सबसे पहला राइट है कि मैं डैमेजेस को इंडेमनीफायर से ले सकता हूँ, यानी कि जो हमारी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उससे क्लेम कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, उसी केस में भाई केस हुआ तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए मुझे वकील रखना पड़ा, आने जाने का खर्चा, कन्वीनियंस का, दवाई मरहम पट्टी कराने का, ये जो पूरा कॉस्ट हुआ, इसको भी मैं इंश्योरेंस कंपनी से यानी कि इंडेमनीफायर से मैं क्लेम कर सकता हूँ, वो भी प्राप्त करने का मेरा अधिकार है। इसके अलावा मान लो मुकदमा ख़त्म हो गया पूरा, मतलब ऐसा हुआ कि मेरी और मुर्गे वाले के बीच में बात हो गई कि ठीक है बड़ी देर से मुकदमा चल रहा है, फाइनल कुछ पहुँच नहीं पा रहा है, और एक हम लोग ना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो कंप्रोमाइज़ में जो मुझे सम देना पड़ा, वो सम भी मैं यहाँ पर इंडेमनीफायर से ले सकता हूँ। यही पूरा सेक्शन 125 कहता है कि यानी कि शेयर जो यहाँ पर इंडेमनिटी होल्डर है उसको डैमेजेस, कॉस्ट और वो सारे सम जो कि उसने कंप्रोमाइज़ करने के बदले दिए हैं, वो तीनों ही क्लेम करने का अधिकार मिला हुआ है। और यही पूरा है इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आया, होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और अगला हमारा जो वीडियो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के ऊपर आने वाला है, तो उसको प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।